नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। प्रदेश में गरमाई राजनीति, हिंदू संगठनों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ जताया रोष, धर्मांतरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, सरकार के सामने रखी मांगे, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू, नई नीति से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, दी जा रही है सब्सिडी, रोजगार के खुलेंगे द्वार। और उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पूजा का हुआ समापन। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर व्रतियों ने किया कठिन उपवास। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। भगवा गुंडा कहे जाने पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का पुतला जलाया। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोगों को भगवा गुंडा कहा है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का पुतला भी दहन किया है। इससे पहले भी प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर गाहे बगाहे राजनीति होती रही। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सोशल मीडिया पर श्रीवास्तव के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर हिंदू धर्मांतरण को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे दोनों दलों के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रतनपुर में, कोटा में और बेलगहना में आज वो क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन किया गया है। लगातार उनके विधायक बनने के बाद कोटा विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण की बाढ़ आ गई है और उनके द्वारा लगातार हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको धर्मांतरित करने के लिए जो मिशनरी के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर में आज से 2 दिन पहले पुड़ू के बंगला भाठा में जो घटना हुआ, वहाँ आदिवासी प्रार्थना सभा भवन के नाम से चर्च का शुभारंभ किया जा रहा था। रायपुर से 3 पादरी उसमें अतिथि थे। मीटर रीडर की हड़ताल के बाद अब राज्य विद्युत मंडल अपने कर्मचारियों से मीटर रीडिंग कराने जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल मिल सके। वहीं उपभोक्ताओं का भी कहना है कि विद्युत विभाग इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू कर दे। हर महीने उपभोक्ताओं के घरों में बिजली बिल आता है, जिसे उपभोक्ता अदा करता है, लेकिन इस महीने मीटर रीडरों की हड़ताल की वजह से अब तक उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल नहीं पहुँच पाया है, जिससे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में अतिरिक्त भार पड़ सकता है। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे हैं, लिहाजा मीटर रीडरों की आवश्यकता इसमें खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि अब यह सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के घर की रीडिंग नहीं हो पा रही है, जिससे उनका बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह सभी मीटर रीडर ठेका अंतर्गत कार्य करते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं की माने तो मध्यम वर्ग हर महीने अपने लिए एक बजट तैयार करता है, जिसके अंतर्गत ही उसे पूरे महीने का खर्च चलाना होता है। लेकिन अब अगर विद्युत का बिल विलंब से आएगा तो यूनिट बढ़ेंगे और उस पर चार्ज ज़्यादा लगेगा। ऐसे में उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिजली बिल अगर रेगुलर नहीं आए हर महीना में, तो हम लोगों को गृहिणियों के ऊपर भारी भार इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई हर महीना एक बजट हम जो निकालते हैं वो बजट हमारा बढ़ जाएगा अगले के लिए। हम मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना इफरात पैसा नहीं होता, हम ले दे करके अपने घर का बजट बनाते हैं और उस पर हम चलते हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ खर्च है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा भार लगता है। तो इसके लिए हमको वो शासन से चाहिए कि हाँ बिजली बिल की जो समस्या है उसको समाधान करें और हमारे ऊपर जो आर्थिक भार जो पड़ेगा वो आर्थिक भार का हमारा निराकरण हो। किसी भी पहली बात तो जो हड़ताल करने हैं
उनका तो मांग जायज़ ही रहता है। जो उनसे काम करवाते हैं उनको एक तो उचित मूल्य भी नहीं देते और समय भी नहीं देते। लेकिन इसका ठीकरा उनके हड़ताल पे जाने से आम उपभोक्ता को बहुत नुकसान हो रहा है। कारण ये कि वो एक सप्ताह बाद या 15 दिन बाद जब बिल लेते हैं तो उसमें यूनिट बढ़ जाते हैं और उस यूनिट में सरचार्ज बढ़ जाता है। तो कम से कम 10 से 15-20% का उसमें फ़र्क आता है मीटर रीडिंग का लेट होने से। तो मैं तो उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो पब्लिक के सहूलियत को देखते हुए जो उनके नियोक्ता हैं वो भी उनके मांग को बैठ के सुलझा के और ये भी सामंजस्य करके दोनों को जल्दी निपटाएं, ऐसी मेरा एक उपभोक्ता के नाम से अपेक्षा है और निवेदन। विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल मुहैया कराने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। बिलासपुर मुख्यालय के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में तो मीटर रीडर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह हड़ताल पर हैं, उन क्षेत्रों में अब विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से मीटर की रीडिंग कराकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल उपलब्ध कराएंगे। लिहाजा विद्युत विभाग नियमित कर्मचारियों से रीडिंग कराकर 1 से 2 दिनों में बिजली बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी मीटर रीडर लोग हड़ताल में हैं और उनका एक ही मतलब वो आशंका है कि भाई चूँकि अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद में उसकी जो काम है वो छिन जाएगा। निश्चित रूप से हमारे पास स्मार्ट मीटर लगने के बाद में हम ऑटोमेटिक रीडिंग हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका जो काम है धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। अंत में मतलब मीटर रीडर की हमको आवश्यकता नहीं होगी। इसके संबंध में मीटर रीडर द्वारा अभी कंटिन्यूस 1 तारीख से लेकर अभी तक जो है, पहले तो 1 से 5 तक सांकेतिक हड़ताल पे थे, अब 5 के बाद में पूर्णतः मतलब इन लोग हड़ताल पे कर रहे हैं। मेरे यहाँ की बात करूँ तो लगभग मेरे यहाँ 13 जोन मतलब सब डिवीज़न हैं और 2 जोन हैं। तो 13 में से 7 जो सब डिवीज़न हैं वहाँ पर काम मीटर रीडर लोग कर रहे हैं। पेंड्रा में पूरी तरह से काम, पेंड्रा डिवीज़न पूरी तरह से काम हो रहा है। सकरी जो उप संभाग है वहाँ पर भी काम चल रहा है। मस्तूरी में 2 डीसी हैं, मस्तूरी और जयराम नगर, वहाँ भी काम चल रहा है। बाकी जो 7 सब डिवीज़न हैं और 2 जोन हैं उसमें काम नहीं चल रहे हैं। तो हमारे द्वारा हमारे एक तो विभागीय कर्मचारियों को आज से हम लोग काम में लगाए हैं, उसके साथ साथ में हमारे जो सब स्टेशन में ऑपरेटर हैं, एक सब स्टेशन में 4 ऑपरेटर रहते हैं, तो एक समय में ड्यूटी केवल 1 ऑपरेटर की होती है। तो बाकी जो 3 जो काम में नहीं है उन लोगों को बुलाकर ये रीडिंग का काम कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये रीडिंग हम लोग समय सीमा पर 1-2 दिन का लेट होगा, लेकिन ये बिल सभी को प्राप्त होगा। रही बात जो हायर स्लेबिंग की बात कर रहे हैं, तो हायर स्लेबिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग आजकल ना मीटर में 30 तारीख का या 31 तारीख मंथ एंड में जो रीडिंग हमको रहता है उसके आधार पे हम लोग बिलिंग करते हैं। तो इसमें स्लेबिंग में मतलब हायर रेट पे बिलिंग होगा, मतलब इसकी कोई संभावना नहीं है। हालांकि उपभोक्ता की मांग और विद्युत विभाग की व्यवस्था के बाद ऐसा लगता है कि जल्द ही लोगों को बिजली बिल उपलब्ध होगा और उन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाले ताकि हर महीने इस तरह की समस्या से उपभोक्ताओं को परेशान न होना पड़े। एक मामले में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 को लागू करने के राज्य के अधिकार को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में राज्य शासन को विश्वविद्यालयों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर NDR चंद्रा की अपील खारिज कर दी है। उन्होंने पद से हटाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डीबी में हुई। दरअसल बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NDR चंद्रा पर प्रशासनिक कदाचार और वृत्ति अनियमितताओं सहित कई आरोप लगे थे। उन्हें जनवरी 2013 से पद से हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए 2015 में एक जांच समिति गठित की। जांच में विश्वविद्यालय प्रबंधन में गंभीर खामियां भी सामने आई, जिसके बाद सितंबर 2016 में चंद्रा को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद कुलपति चंद्रा ने हाई कोर्ट में अपील की। सिंगल बेंच ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। कुलपति चंद्रा ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती भी दी थी।
इधर विनोबा नगर के रहने वाले और वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को हो रही तकलीफों से अब निजात मिल जाएगी। काफी दिनों बाद अब जाकर खराब सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि विनोबा नगर विद्या उपनगर की खराब सड़क को लेकर वार्ड पार्षद रविंद्र सिंह द्वारा लगातार प्रशासन से पत्राचार किया जाता रहा। इसके अलावा पार्षद ने निगम से लेकर सदन तक सड़क के मुद्दे की लड़ाई लड़ी थी, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। अब विनोबा नगर की सड़क को डामरीकरण किया जा रहा है। नगर वार्ड नंबर 27 में व्यापारी, राहगीर और यहाँ के निवासियों को मांग था इस रोड को बनाया जाए। वर्तमान में पार्षद के रूप में मैं लगातार संघर्ष किया, सदन तक लड़ाई लड़ा और आज परिणाम सुखद रहा। यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी राहत मिला है। यहाँ के व्यापारियों के साथ मैं स्वयं यहाँ के जोन कमिश्नर, आयुक्त, महापौर से लेकर विधायक और नगरीय निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा। सबके सहयोग से आज सुखद परिणाम रहा। ये रोड बन गया, काफ़ी खराब था, बारिश के कारण ये रोड उखड़ गया था। तो अब वर्तमान में यहाँ के लोग काफ़ी हर्ष महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राहगीरों को अब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। रोड पूरी तरीके से बन गया है और व्यापारी भी अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले शुक्रवार को आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाएं भारी संख्या में मौजूद होकर नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि उनका जीवन यापन करने के लिए जो वेतन मिलता है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हजारों लाखों की संख्याओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं और ये क्या बोलना चाहती है, सरकार से क्या कहना चाहती है, आइए हम जानते हैं इनसे। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भारती मिश्रा, जिला अध्यक्ष बिलासपुर। क्या मांगे हैं आपकी और क्या क्या कहना चाहती है सरकार से? हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है, जो कि हमको मात्र 4,500 रुपए मानदेय देती है, जिससे कि हमारा पालन पोषण नहीं हो पा रहा, न बच्चों का कर पा रहे हैं। तो उसमें हमको सबसे पहले तो नियुक्तिकरण करे, जीवन बीमा लागू करे, और जब तक के हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तब तक हमको जीने के लायक समान का उसका समान वेतन दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे, अनुकंपा नियुक्ति दे। आकस्मिक मृत्यु अगर कार्यकर्ता की हो जाती है तो उसमें उसके एक परिवार को कम से कम अनुकंपा नियुक्ति दे, जीवन बीमा लागू करे। ऐसे करके 8 सूत्री मांगों मतलब मेन मुद्दा है आपकी तनख्वाह और नियुक्तिकरण। कोई मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या? मांगे पूरी अगर नहीं होगी तो इसके बाद संभाग स्त्री धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद में प्रांत स्त्री करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
आप लोगों के बीच बच्चे आते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती, काफी कुछ आप लोग उनको सिखाते हैं और आपकी खुद की मांगे पूरी नहीं हो रही है, इस तरह का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे मांग क्या और होगी? अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम कवर करते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कवर करते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम सालापुर अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। हमको अन्य विभागों के काम में भी हमको शामिल किया जाता है, जिससे हम अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों का हम सालापुर अनौपचारिक शिक्षा हम ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो अन्य विभागों के काम से हम बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि अन्य विभागों के काम से हमको हटा दिया जाए और हम सिर्फ अपने विभाग का काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वेतन भी बहुत ही कम है। हमको जीने लायक वेतन दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए हमारा। केंद्र सरकार से हमको 45 रुपए मात्र मिलता है। आज के समय में 45 रुपए में क्या होता है? हमारा घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में नहीं डाल सकते हैं। महीने का खर्चा चलाना भी बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है। हम शासन के एक महत्वपूर्ण अंग है, कार्यकर्ता सहायिका एक महत्वपूर्ण अंग है और हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, परंतु पता नहीं क्यों सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम आक्रोशित होकर आज रोड पे नेहरू चौक में हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम प्रांत स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर प्रदेश स्तर पे करेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम जाएंगे। कितने समय से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं संस्था में? हम लोग को संस्था में हो गया 20 साल। और तनख्वाह कितना ही है अभी तक? तनख्वाह हमारी राज्य सरकार बढ़ाई है। कितना बढ़ाई? वो भी मात्र 3500 रुपए बढ़ाई है। तो राज्य से हमको 5.5 मिलता है और केंद्र से 4.5, ऐसा करके हमको मात्र 10,000 रुपए मिलता है। 10,000 में अपना जीवन गुजारा कैसे करती होंगी ये महिलाएं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और भी कम अभी तो कुछ महिलाएं हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। कहाँ पे आप काम कर रही हैं अभी? मैं चौरा देवरी में आंगनबाड़ी से काम करती हूँ, सहायिका हूँ। बहुत कम मिलता है ना, 5,000 मिल रहा है। 5,000 में क्या होता है ना? मेरा 3 बच्चे हैं। और कमाने वाले लोग? कमाने वाले सिर्फ एक है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे। 3 बच्चे हैं और इनका टोटल परिवार 5 परिवार। 5 लोगों का जीवन यापन 5,000 रुपए में महिला कैसे करती होगी, वो सरकार को सोचना पड़ेगा। लाखों की महिलाएं यहाँ तादाद में बैठी हुई, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मौजूद हैं और इस 1 दिवसीय धरना को पूरी करने में यहाँ पे सहयोग और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शासन क्यों आखिर इन लोगों की तरफ, इन महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं देती? कई सालों से अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक निभा रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। मैं कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रामीण न्यूज से। छत्तीसगढ़ कुर्मी छतरिया चेतना मंच के द्वारा आगामी 10 नवंबर को भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऋषि महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान के साथ ही कुर्मी सामाजिक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी और उनके द्वारा भारत देश की स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र बनाने में की गई मुख्य भूमिका पर यहां प्रकाश डाला जाएगा, तो वहीं उनके जीवन पर भी यहां विचार गोष्ठी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहां 149वीं जयंती है, जिसे समाज भव्य रूप से मना रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस बारे में आयोजकों ने जानकारी दी। वैसे पटेल जी की जयंती तो 21 अक्टूबर को रहती है और हमारा जो एक संपर्क पखवाड़ा चलता है, जो 20 से 25 दिन का चलता है कार्यक्रम, जो ग्रामीण क्षेत्र में गोष्ठी के रूप में, सम्मेलन के रूप में करते हैं और पटेल जी के बताए अनुसार उनके बातों को ध्यान में रखते हुए समाज को जागृत करने का काम करते हैं। इसी तारतम्य में 10 नवंबर को ठाकुर छेदी लाल कृषि महाविद्यालय में हमारा कार्यक्रम है, ऑडिटोरियम में, जिसमें समाज के प्रतिभावान लोगों, छात्र को सम्मान करेंगे, किसान लोग का सम्मान करेंगे, विचार का आदान प्रदान होगा और हमारे कैलेंडर जो है उसका विमोचन वहाँ करते हैं। इस समय हम कुर्मी पुरोहित के लिए एक पुस्तिका का भी वहाँ विमोचन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि समाज को अलग जगाने के लिए सबके विचार मंथन होता है, हर क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, और जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उसको भी हम दूर करने के लिए जागरण करते हैं कि पुराने कुरीतियों में बंधे न रहें। अब जब फुल पैंट
और शर्ट में आ गए हैं, सलवार सूट में आ गए हैं, तो अब वो चड्डी बनियाइन वाला नहीं पहनते। तो उसी प्रकार से अब जो कुरीति जो हमारे बीच में था उसको छोड़िए और छोड़ते जा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि यहां एक वेल्डिंग दुकान में काम कर रहे युवक की गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब युवक गैस वेल्डिंग कर रहा था, तभी सिलेंडर अचानक से फट गया। हादसे में दुकान में काम कर रहे युवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। ये घटना मोपका चौकी क्षेत्र की है। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। आसपास के लोग हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। यह हादसा वेल्डिंग जैसे जोखिम भरे काम की सुरक्षा के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। आपको बता दें कि यहाँ थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर का सही से रखरखाव न होने की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। बिलासपुर शहर के नेहरू चौक पर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक अज्ञात वाहन से गिरा हुआ घी दुर्घटना का कारण बन गया। घी सड़क पर फैल गया, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये खतरा बन गया। इस दौरान 5 बाइक सवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, फिसल कर गिर गए, जिससे वे घटना का शिकार हो गए। घटना के समय नेहरू चौक पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में देरी हुई। इसी बीच घटनास्थल पर मौजूद ग्रैंड न्यूज के पत्रकार ने तत्काल ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू को इसकी जानकारी दी। श्री साहू ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मौके पर भेजकर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पत्रकारों की मदद से बैरिकेड्स लगाकर घी बिखेरने वाले हिस्से को घेरा, ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हो। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने की प्रयास कर रही है, ताकि जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके। तखतपुर के मेन रोड में आए दिन लगने वाले जाम से अब लोगों को जल्द छुटकारा मिलने की उम्मीद जागी हुई है। दरअसल प्रशिक्षु आईएएस तन्मय खन्ना के मुताबिक अवैध बेजा कब्जाधारियों को 3 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन बाद अगर कब्जाधारी अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। साथ ही कब्जे पर रखी सामग्रियों की जब्ती की कार्यवाही भी होगी। आपको बता दें कि मेन रोड में डिवाइडर से नापकर 35 फीट रोड को यातायात के लिए सुनिश्चित किया जाना है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को यातायात से संबंधित कोई समस्या ना हो। साथ ही तखतपुर का मेन रोड कब्जा मुक्त हो सके, जिसको लेकर नगर के लोगों में भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि अवैध कब्जे के हटने से यातायात में कोई तकलीफें नहीं होंगी। कार्रवाई 1 महीने पहले शुरू हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि राजस्व रिकॉर्ड्स को चेक करवाया था। पटवारी और तहसीलदार इस सब से मिलके हमने चेक करवाया कि ये जो मेन रोड है हमारे मेन गेट से पुलिया तक, इसका एक्चुअल विड्थ कितना है और अभी वर्तमान स्थिति में कितना बचा है। तो जब हमने रिकॉर्ड देखे नक्शा में, मैंने खुद मेजर किया, तो पता चला कि ये रोड का एकदम यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट ऑन एवरेज 22 से 26 मीटर की रोड नक्शा में है, शासन की जो जमीन है। और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये रोड मुश्किल से 4-5 मीटर की बची है अभी, क्योंकि क्या होता है कि व्यापारी थोड़े कुछ मीटर अपना अतिक्रमण कर लेते हैं और उसके बाद काफी लेयर ऑफ पार्किंग उसके आगे लग जाती है। फिर उसके बाद कुछ गाड़ियां सामान उतारने के लिए रोक देती हैं, कुछ बसेस भी वहां रोक देते हैं, जिस वजह से ये देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पूरे दिन ये जो मेन रोड है जिसके थ्रू लोग मुंगेली भी जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
से बरस एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में नए उद्योग को लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। इसके अलावा विदेश से भी उद्योग यहां स्थापित हो सकेंगे, जिससे रोजगार के अवसर राज्य में उत्पन्न होंगे। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से नई उद्योग नीति लागू कर दी गई है। इस नए उद्योग नीति में ऐसा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं सरकार भी इसमें नई उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर जो पिछड़ा क्षेत्र है उन्हें ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पर उद्योग धंधा लगे और वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में नया उद्योग नीति में सब्सिडी का बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है, ताकि छत्तीसगढ़ के जो उद्योगपति हैं वह तो अपने उद्योग लगाएंगे, इसके अलावा बाहर से भी निवेशकर्ता छत्तीसगढ़ में आएंगे। वहीं उद्योग मंत्री ने कहा कि जल्द ही नई उद्योग नीति की लॉन्चिंग उद्योगपति के सामने किया जाएगा और इस पर विस्तृतवार चर्चा की जाएगी। हम लोग खास करके जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको उद्योग नीति में सम्मिलित किए हैं और ज़्यादा उनको सब्सिडी देने का काम किए हैं, ताकि जो हमारे बिहार क्षेत्र हैं वहाँ भी हमारे उद्योग धंधा लगें और वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो। इसके लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है और नया उद्योग नीति में सब्सिडी का बहुत ही अच्छा प्रावधान रखें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्योगपति हैं वो तो अपने उद्योग लगाएंगे ही, बाहर से भी निवेशकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में आएँ। ऐसा हम लोगों ने उद्योग नीति अच्छा बनाए हैं। उसका 1 नवंबर से उद्योग नीति लागू भी हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समय अनुसार से उसका लॉन्चिंग भी प्रेस मीडिया के सामने, उद्योगपति के सामने किया जाएगा और विस्तृत रूप से एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार औद्योगिक नीति के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। हालांकि औद्योगिक नीति कितनी सफल होती है इसका पता तो आने वाले समय में ही हो सकेगा, लेकिन अगर सरकार की मंशा छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार उत्पन्न करने की है तो ये बेहतर कदम माना जा सकता है। वन विभाग पर आरोप लगा है कि रिश्वत लेकर शिकारी को छोड़ दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि निर्दोष किसानों को फंसाने का मामला उजागर हो रहा है। जांच में लापरवाही करने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे वो तो समय ही बताएगा। बिलासपुर वन मंडल के तखतपुर परिक्षेत्र के टिंगीपुर में करंट लगने से एक हाथी के शावक की मौत का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने असली शिकारी को रिश्वत लेकर छोड़ दिया, जबकि निर्दोष किसानों को फंसाकर जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों और आरोपियों के परिजनों का कहना है कि असली आरोपियों की जगह मनोज मरकाम और उनके पिता कमल सिंह को दोषी बना दिया गया। हमारा जो खेती करते हैं वहाँ पास हाथी का 2-3 दिन पहले मतलब वो शव मिला था, तो हमारे पिताजी को और भाई को लेके गए हैं कि हमारा वहाँ पर खेत है, इसलिए उसको लेकर गए हैं कि उसको वहाँ पर कुछ जमानत नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ कुछ सामान उसको बरामद हुआ ही नहीं है। उसको मतलब मुजरिम के पास मतलब मुजरिम जो है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें हमारे मतलब मेरे पिताजी मेरे भाई को लेकर चले गए कि उसका खेत है ऐसा करके। तो उसके 2-3 दिन बाद उस वहाँ से मतलब जो साहब लोग आए थे फॉरेस्ट विभाग के, उसको 2 दिन छानबीन किए थे, तो छानबीन में कुछ बरामद नहीं हुआ था कुछ भी चीज़। उसके तीसरे दिन वो साहब लोग आए थे तो उनको कुछ सामान बरामद हुआ करके बोल रहे थे। मुझे लग रहा है कि मुख्य आरोपी को पैसा लेकर छोड़ दिए हैं और हम लोग को फंसा रहे हैं। वन विभाग ने ललित गौड़, राम खिलावन गौड़ और
देवराज गौड़ के घर से शिकार में इस्तेमाल किए गए सामान जैसे कि जीआई तार, 200 मीटर सर्विस वायर, कुल्हाड़ियां, आरी और लकड़ी की खूंटी बरामद किए। ये सभी आरोपी जंगली जानवरों का शिकार करंट लगाकर करते थे। वन्य जीव अधिनियम के शेड्यूल 1 के तहत इन आरोपियों पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ललित ललेगिरी से और गोल नहीं ललित ललेगिरी से और अवध और का कहते दीदी जय सिंह को ललेगिरी से ओखर बात हमला छोड़ दी सी तो जबरदस्ती तो हो थी भाई काबर के हमला छोड़ा जाके जेन लेगा तेला छोड़ा थे। अब 2 झंडा रखे थी ओमा कुछ हो है तभी तो हमला कुछ दे वो ही तेकरी वजह से उमला पकड़े रही से तिमला तभी छोड़े नहीं भाई और हमला लेगिरी से पकड़ के हमला छोड़ दी। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठे हैं कि आखिर ललित गौड़ जैसे आरोपी को क्यों छोड़ा गया, जबकि बाप बेटे को झूठे मामले में फंसाया गया। सूत्र बताते हैं कि मामले को एक नवसिखिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा तैयार करवाया गया था, जबकि ऐसे मामलों में अनुभवी अधिकारियों का होना जरूरी था। जानकारों का कहना है कि जानबूझकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई ताकि असली आरोपी बच निकले। बिलासपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक प्रभात मिश्रा ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया गया तो सख्त कार्यवाही होगी। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। यदि जांच में हम लोग प्रक्रिया में हैं, यदि किसी भी स्तर पे किसी कर्मचारी की लापरवाही है तो उसके तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमने रायगढ़ के केस में हम लापरवाही प्रमाणित हुई, हमने कार्रवाई तत्काल किया है। जिस भी केस में वन्य प्राणी बड़ा संवेदनशील प्रकरण है, हम लोग उसके लिए निरंतर उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके आवास विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं और जहाँ पे भी इस प्रकार के शिकार के प्रकरणों में हम अपराधी को पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। वन्य जीव अधिनियम के तहत शेड्यूल 1 श्रेणी के जीवों के शिकार के मामले में रेंजर वार्डन को छोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपी ललित गौड़ को तखतपुर परिक्षेत्र के वन चेतना केंद्र से शपथ पत्र लेकर छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इससे शिकारियों के हौसले और बढ़ गए हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने पति के सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पत्नी रोते बिलखते अपने बच्चों और परिजनों के साथ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को पचपेड़ी थाना क्षेत्र के पतईडी पंचायत में बबलू जांगड़े को उधारी रकम न चुकाने के नाम पर धन्नू काटले और सुरेश काटले बाइक में बिठाकर अपने घर ले गए और वहां उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस बात की जानकारी पीड़ित के छोटे भाई को हुई, तब वह भागते हुए धन्नू के घर जा पहुंचा, जहां बबलू ने भाई ने देखा कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के हाथ में हथियार थे। किसी के हाथ में रॉड तो किसी ने डंडा लिया हुआ था। मृतक के भाई प्यारे लाल ने डर कर 112 को सूचना दी, जहां 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पीड़ित की हालत उस वक्त काफी गंभीर थी। इसके लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता ली गई और अस्पताल ले जाते समय बबलू ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने मारपीट कर हत्या करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों धन्नू काटले, सुरेश और उर्मिला काटले को गिरफ्तार किया है। काटले 3 पकड़ा है सर और 3 जने और बचा है। 3-4 क्या चाहते हैं उसको पकड़ना चाहो और हमारे बच्चा लोग को हम कह रहा है कि हम तो किंदा रहे उसको मार कर ऐसे बोल रहे हैं। के सुरेश काटले है धमकी दे रही कि तोर भाई पैसा लागे थे नहीं दी बीच बाजार में जान से मार दे होला। अब 24 तारीख के सुरेश धन्नू हम और भाई घर से ले गए। घर से ले गई तो मैं काम में गए हैं बोला ऐस तो मोर भतीजी ने बताई कि सुरेश धन्नू काका ले गए है बोला। तो मैं और घर में गए हूँ तो मोर भाई पड़े रहा है और 6 आदमी के हाथ में हथियार रहा है। उमा धन्नू, सुरेश, उर्मिला, अमेश, भूपेन और कलमूबाई और ओकर भाई में रही तेमन बगल अगल में खड़े रही। ओकर बाद जब मोर भाई जब उठाए अतका कन काबर मारे के तो तैं यहाँ तत्काल जा नहीं तुहुल मार देबो तोर भाई लेके जा। ओकर बाद में हाँ धर के ओला मोर भाई ला मोटरसाइकिल में डालत रही हूँ तो नहीं अलगा सकें तो जो भूपेन नाम के लड़का है 1 लात मार के अपने चढ़ाई से और चढ़ाए के बाद कम से कम 60 फीट के अंतर्गत जाके मैं अपन भाई ला रोक के नहीं जा सके कि ऐसे अलग ही मोला नहीं जा सके गाड़ी में बैठ के तो ओला गाड़ी उतार के रखे हूँ। ओकर बाद 2 जने गवाह भी हमें कि पूछी रामाधार संतु
बबलू का हो गए रे कौन मारे है ओकर बात बोले है कि धनु फुरेज मन मिल के मोला घर भीतर खुसेर के मारे है भैया मोला ऐसे भी बोले है ओकर बात भी थाना वाला कार्रवाई नहीं करते हमार ओतका भी जात हन तो 3 आदमी का अंदर करे हुए जबकि वो जगह मुख्य मारे हैं घटना स्थल में जगह हाथ में हथियार रही ते मन वो मतलब कोई नहीं करते जा जो भी करना हाँ एसपी ऑफिस में हमारे न्याय चाहिए बराए हैं जो भी काल एसपी पाइज के जाट कलेक्टर ये ओम प्रकाश कुर्रे और 77 कुर्रे किस पद में है वहाँ? वो शायद 2 स्टार है सर अब हाँ थाना प्रभारी है हाँ अपन नाम बताओ। हाँ और प्यारे लाल जांगड़े हर हमेशा जाते हैं तो बहुत चिल्लाकर जो मैं बोलता हूँ वही गवाही देना ऐसा बोल रहा है सर वो बहुत। रतनपुर मां महामाया मंदिर परिसर में भिक्षा मांगने वाली एक महिला से 200 रुपए लेकर भागने वाले पुलिस आरक्षक सुरेश पांडे के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ये घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये घटना 2 दिन पहले की है। आपको बता दें कि रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में आरक्षक सुरेश पांडे ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान मंदिर परिसर से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाली एक वृद्ध महिला खीकबाई से उसने 200 रुपए का चिल्लर मांगा। सुरेश ने रुपए महिला से लेकर अपने पास रख लिए और फिर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें सुरेश पांडे की हरकत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। घटना का वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, वैसे ही इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी रजनेश सिंह ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन डोकरी बोली से मोसंग महतेला वह कही से 200 रुपया दे दे चिल्हर 500 के धारे हम खुला करके देता हूँ कहीं से तहान मैं कहे हाँ मैं ठीक है मैं 200 धारे हाँ मैं ले जा कहीं हाँ उसने कहा 200 मैं धारे हाँ कल आज की कमाई तो ले जा कहीं के बात है तो पुलिस वाला क्या पुलिस वाला वह कहीं से ते दे दो ऐसे कहीं तो मैं ला के देता हूँ कहीं से हाँ वापस नहीं आए इस फिर नहीं आए पुलिस वाला चीन डाल पे देख तो हाँ वो डोकरा चीन डाली हमें कब आओ देखे थे एक बार का हाँ वो आते रहते हाँ आते रहते चल ठीक है हाँ तो कहाँ है तोर ठीक भाई कहाँ रही था मैं यहाँ रहा था जेवरा में भैंसो जेवरा यहाँ कब से आज मंदिर में दादा 2 महीना हो गई यहाँ यहाँ रही था अभी कहाँ सोता सोता सो वही कभी सोता बाहर में ठीक मतलब हाँ रतनपुर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक आरक्षक पुलिस लाइन में पदस्थ है जो कि ड्यूटी में गया हुआ था, किंतु वहाँ शराब पीने की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, जिस पर वर्दी में शराब पीने और अभद्र व्यवहार करने के शिकायत पर उसको तत्काल सस्पेंड किया गया है। आगे उसकी जांच कार्रवाई कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सूर्य की उपासना का पर्व छठ उदय हो रहे सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त हो गया। शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को व्रतियों ने परिवार सहित नदी, तालाब सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर अर्घ दिया और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर इस पूजा पर्व का समापन किया। तोरवा के छठ घाट में सुबह श्रद्धालुओं के अलावा शहर विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन हो गया। छठ व्रतियों ने शुभ रवि योग में सूर्य देव को अर्घ्य देकर उपासना की। मान्यता है कि इस योग में सूर्य देवता को अर्घ्य देने से साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर पहुंचे और पानी में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया। सभी ने अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छठ घाटों पर अर्घ्य देने पहुंचे छठ व्रतियों को पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया। नहाए खाए के दूसरे दिन चावल और गुड़ से बने प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद छठ व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पर्व के तीसरे दिन तालाबों, पोखरों और नदियों में खड़े होकर छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को
अर्घ्य देने के बाद अपने घर लौटती हैं। पर्व के अंतिम दिन छठ व्रती सुबह सुबह छठ घाट पर पहुंचती हैं और उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के बाद अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त करती हैं। लिहाजा शुक्रवार की सुबह तोरवा अरपा नदी के तट पर छठ घाट में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। इस मौके पर अलग अलग स्थानों में छठ व्रती नदी के तट पर पहुंचे हुए थे। बहुत अच्छी रही पूजा, बहुत कठिन है। क्या 4 दिन का पूजा है ना? पूजा बहुत कठिन है। 4 दिन आज हम लोग मतलब 36 घंटे पे आज पानी पिएंगे, है ना, भगवान की श्रद्धा से। का व्रत होता है, नहाए खाए से चालू होता है, उसके बाद खरना का व्रत होता है, खरना के बाद शाम का अर्घ और उसके बाद सुबह का अर्घ। ये बहुत कठिन व्रत होता है। व्रतियों के लिए बिना पानी पिए, बिना कुछ ग्रहण किए हुए व्रत रहना पड़ता है। और छठ घाट की ऐसी मान्यता है और हमारे इधर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जो भी व्रती, जो भी मनोकामना, व्रती ही नहीं, इस छठ घाट में जो भी अपनी मनोकामना लेके उपस्थित होते हैं, हर एक प्रकार की मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। ये जो है व्यवस्था किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है। इतने सारे लोग बिलासपुर में, इससे बड़ा त्योहार अब कोई नहीं है, सबसे विशाल त्योहार है। तो हम लोग 1 महीना से लगे हुए थे इस व्यवस्था में करने के लिए, और घाट सफाई से लेके पार्किंग व्यवस्था तक। और हमें अनुमान था इस बार 40% लोग, 25 से 30% लोग आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी पूजा में शामिल हुए। सूर्य को अर्घ्य देने व अरपा नदी के तट पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से अर्घ्य दिया। सूर्य भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने यहाँ की। छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हम सबको बताया है। राम रावण के युद्ध के समय में भगवान राम ने सूर्य की उपासना की, जिसको हम आदित्य हृदय स्रोत के नाम से उसका जाप करते हैं, और उसके बाद उनकी विजय हुई। ये छठ महापर्व सूर्य की आराधना सब करते हैं, लेकिन इस कठिन विधि से ये हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं वहां से प्रारंभ हुआ। और क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रांत के सारे देश में रहते हैं। छठ घाट में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब आने वाले समय में छठ घाट का और विस्तार करने की योजना तैयार की जा रही है। सूर्य की उपासना के इस महापर्व को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। समिति और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से यहां पहुंचने वाले छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। सूर्य की उपासना का यह महापर्व छठ का समापन हो रहा है। गुरुवार को डूबते सूर्य के साथ और अब शुक्रवार को उगते सूर्य के साथ जब अर्घ्य दिया गया तो इस पर्व का समापन हुआ। 36 घंटे का निर्जला व्रत यह होता है और काफी कठिन व्रत को माना जाता है। सूर्य की उपासना का यह पर्व है और यहाँ जो चोरवा में छठ घाट है वहाँ एक भव्य तैयारी की जाती है। पिछले 15 दिनों से जो समिति है, छठ घाट समिति, वो यहाँ लगी हुई थी पूरी तैयारी को लेकर, और आज इसका यहाँ समापन हो रहा है। एक तरीके से इस तैयारी को और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिस तरीके से समिति काम करती है हर साल, वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। एशिया का सबसे बड़ा यह छठ घाट है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और इस कठिन व्रत को पूरा करते हैं। हम अब आपको दिखा सकते हैं कि अब उगते सूर्य के साथ इस पर्व का समापन हुआ है। आमतौर पर उत्तर भारत और बिहार और जो यूपी है वहां का यह पर्व माना जाता है, लेकिन अब बिलासपुर में भी इस पर्व की धूम पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है और यहाँ बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहाँ पूजा करने पहुंचते हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ। कैमरामैन निशांत भोई के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।